मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये जो एब्जॉर्प्टिव है दोस्तों, इसमें है इट इज प्रेजेंट इन फंगाई। किसमें है? दैट इज प्रेजेंट इन दोस्तों फंगाई। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फंगाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों दोनों भी हेटेरोट्रॉपिक है। मान लो हेटेरोट्रॉपिक में दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों मान लो हेटेरोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक है। मींस हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। और इस हेटेरोट्रॉपिक में दोनों, एक है एब्जॉर्प्टिव और दूसरा है होलोजोइक। बस ठीक है, ओके। नाउ प्लीज अटेंशन। सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में दोस्तों हम बात करें न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो बात कर रहे हैं हम इंजेशन की। इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज प्रेजेंट इन किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमलिया। नाउ हेटेरो मींस अदर, ट्रॉपिक मींस नरिशमेंट। So they obtain or they derive their nutrition from other organism or they are dependent on other organism for their food supply. उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्टिव और होलोजोइक। और ये होलोजोइक सब लोग मुझे पूछते हैं सर ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और ये एब्जॉर्प्टिव तो हम अभी सुन रहे हैं। मैं बताता हूं दोस्तों क्या होता है। कि मान लो कि होता क्या है, मान लो सपोज दीज आर द फंगाई, दीज आर द फंगाई दोस्तों, दीज आर द फंगाई, ओके। ये मशरूम है, फंगाई। नाउ होता क्या है, सपोज दीज आर दोस्तों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैं यहां पे दो चीजें कहना चाहूंगा, इंजेशन और डाइजेशन। मान लो ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स मींस इनमें बहुत सारे मोनोमर होते हैं, ओके। 2 3 3 4 10 या फिर 100 और थाउजेंड्स मॉलिक्यूल एक जगह पे आके बनता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दोस्तों ये फंगाई जो है, व्हाट द फंगाई डिड दोस्तों, इनमें ना इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। फंगाई में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ फीचर ऑफ एनिमल। तो ये फंगाई दे रिलीजेस सर्टेन एंजाइम्स, ओके, आउटसाइड देयर बॉडी। दे रिलीजेस सर्टेन एंजाइम्स। कहां पे रिलीज कर रहे हैं? दे आर रिलीजिंग enzymes on these complex organic substances. मान लो ये है enzymes and these enzymes act on these complex organic substances and causes दोस्तों breakdown of these complex organic substances। इसे कहते हैं दोस्तों डाइजेशन, इसे कहता है डाइजेशन। breakdown of these complex organic substances into the simple absorbable form, simple absorbable form, जो कि सिंपल है और एब्जॉर्ब भी किए जा सकते हैं। जैसे कि स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में, प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में, लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन न्यूक्लियोटाइड में। तो ये ऐसा डाइजेशन होता है। और ये डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है फंगाई के, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल डाइजेशन। ये जो डाइजेशन है दोस्तों, इट इज एन एक्सटर्नल डाइजेशन है। दिस इज एन एक्सटर्नल डाइजेशन। और फिर ये जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, मान लो दोस्तों सपोज दीज आर द, ये डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, दीज आर द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, सॉरी दीज आर द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। और इनका नाम क्या है? दीज आर, और ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है या फिर सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। सो डाइजेशन की डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और नाउ दीज फंगाई दोस्तों एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस। अभी ये सब्सटेंसेस को इन फंगाई एब्जॉर्ब करती है। तो ये है दोस्तों प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नाउ फंगाई खुद के बॉडी के अंदर क्या ले रहे हैं दोस्तों? ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मान लो इसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, या फिर है दोस्तों दैट इज अ लिपिड। अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो बनते हैं अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो बनते हैं अमीनो एसिड। दिसायले करे तुम्हारे प्रोटीन से जर ब्रेकडाउन झालं तो काय बनणार है? प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों बनेंगे अमीनो एसिड्स। याद रखो, पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होता है तो बनेंगे मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज एंड ऑल दैट, ग्लूकोज एंड ऑल दैट। और दोस्तों फैटी एसिड का ब्रेकडाउन अगर होता है, लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, लिपिड का सॉरी, तो बनते हैं फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड
और ग्लिसरॉल, क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो ये जो है सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और दोस्तों इन्हीं को एब्जॉर्ब करते हैं फंगाई। तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। Now, what is the concept of holozoic mode of nutrition? It is a feature of animal. हम में ये holozoic feature of nutrition है। holozoic mode of nutrition मतलब मान लो दोस्तों सभी एनिमल में होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते ये है फिश, कंसिडर करो दोस्तों ये फिश है और फिश का ये है माउथ, ये है माउथ। और दोस्तों इसके अंदर ये है बॉडी कैविटी उसकी, और इसके अंदर और एक ट्यूब होती है जिसका नाम है दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिस ट्यूब का नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहां पे है मान लो क्या है, ये है माउथ, और यहाँ पे दोस्तों मान लो एनस, और ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। नाउ ये एनिमल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एनिमल क्या कर रहा है, इट खुद के बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, उसे ले रहा है। सो इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, intake of complex organic substances such as protein, polysaccharide और lipid, this mode of nutrition calls a holozoic mode of nutrition। ये जो है दोस्तों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, दैट इज मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और दैट इज लिपिड। इनको ये अंदर लेते, अब बोलोगे सर ये कितना बड़ा है, तो ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ना, मैस्टिकेशन करते हैं, और फिर अंदर जाने के बाद दोस्तों, अंदर जाने के बाद इनका क्या होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है। They are converted into simple absorbable form। सर दिख नहीं रहा है सर। दोस्तों ये क्या है, these are दोस्तों conversion of simple organic form। ये है simple organic substances। These are the simple absorbable substances है जो कि सर दिख नहीं रहा है सर। absorbable, अरे सर आवाज नहीं है, absorbable substances में कन्वर्जन हो रहा है। नाउ आप मुझे बोलो ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into the simple absorbable form, this process is named as anyone, this process is named as, इसे क्या बोला जाता है, बोलो दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है, ओके इसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। और ये कैसा डाइजेशन है रे, ये कैसा डाइजेशन है दोस्तों, इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल डाइजेशन। ये कैसा डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर, कैन यू टेल मी, ये इंटरनल डाइजेशन है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दिस इज दोस्तों इंटरनल डाइजेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डाइजेशन। तो डाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये कहाँ पे, किंगडम एनिमलिया में है, किंगडम एनिमलिया आगे वाला टॉपिक है दोस्तों। सो होलो मींस कंप्लीट, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, और इंटैक्ट, कंप्लीट या फिर इंटैक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो सपोज ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड इस फॉर्म में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या फिर प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और लिपिड के फॉर्म में ले रहे हैं। और व्हाट इज द मोड, व्हाट इज intact means complete substances. So we are taking protein, starch and lipids. So such a type of mode of nutrition दोस्तों इसे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम एब्जॉर्ब करते हैं कुछ, हम ऐसा है कि एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ऐसा है कि ग्लूकोज का कोई तो भी सॉल्यूशन है, उसमें हमने डुबकी लगा ली तो पूरा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया बॉडी के अंदर, ऐसा है क्या, नहीं। या फिर हम एंजाइम बाहर निकालते हैं हमारे बॉडी के अंदर, नहीं, एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही रिलीज होते हैं दोस्तों। तो सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये क्लियर है या नहीं, बोलो दोस्तों। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके ओके, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज दैट क्लियर। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है दोस्तों कि फंगाई क्या कर रहे हैं, फंगाई क्या कर रहे हैं, मैं लिख के देने वाला हूं। फंगाई releases their enzyme outside their body and causes conversion of complex organic substances like protein, polysaccharide and lipid into the simple absorbable substances like amino acid, monosaccharide and fatty acid and glycerol, and then they absorb that simple absorbable substances as a food। इसलिए कहा जाता है absorptive mode of nutrition।
मैं लिख के देने वाला हूं. But in holozoic mode of nutrition, that is the feature of animal. No doubt, both fungi and animal are heterotrophic. But holozoic mode of nutrition में क्या रहा है दोस्तों? That is complex organic substances. They are taken as it is. Complex organic substances, they are taken as it is. And when they enter into the digestive tract, they are broken down into the दोस्तों simple absorbable substances and then they are absorbed. तो ये holozoic mode of nutrition होता है. और holozoic mode of nutrition में होता है internal digestion और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है दोस्तों एक्सटर्नल डाइजेशन. अब क्लियर है? अभी लिख के देता हूं. ये चार्ट क्लियर है दोस्तों? यस और नो बोलो. क्लियर है? अभी लिख के देते हैं. ओके, क्लियर है का नहीं अंकित? ओके, तो ये हम बात करें दोस्तों इंजेक्शन की, और इसके ऊपर डिपेंड है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या हेट्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. हेट्रोजोइक सॉरी होलोजोइक और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. in heterotrophic organism, in heterotrophic organism, जो heterotrophic organism है दोस्तों, like fungi and animal, in heterotrophic organism, that is ingestion of food, ingestion of food जो है दोस्तों, ingestion of food is दोस्तों is okay, ingestion of food is क्या है दोस्तों, is of two types. ingestion of food is of two types. एक होता है दोस्तों that is, याद रखो, one है that is absorptive nutrition और absorptive mode of absorptive mode of nutrition होगा. absorptive mode of nutrition that is in fungi, that is in fungi दोस्तों. कहां पे है absorptive mode of nutrition? in fungi. और दूसरा है दोस्तों that is holozoic mode of nutrition, that is in animal. MCQ. holozoic mode of nutrition that is present in, and this holozoic mode of nutrition is present in kingdom Animalia. और ये एनिमल का फीचर है, ये एनिमल का फीचर है दोस्तों. ओके, नाउ होता क्या है दोस्तों? दोस्तों फंगाई डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. फंगाई डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. इनमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज द फीचर ऑफ kingdom Animalia, so that they releases the digestive enzyme outside their body. So that वो क्या करते हैं fungi दोस्तों, so that fungi releases digestive enzyme or enzyme of digestion, digestive enzymes outside their body, outside their body. फिर क्या होता है दोस्तों? Now these enzyme causes digestion of, causes दोस्तों that is breakdown of, these enzyme causes breakdown of, that is complex organic substances, causes breakdown of complex organic substances into simple absorbable form, into simple absorbable form. कहां पे? outside the body of fungi, outside the body of fungi, outside the body of fungi. And such digestion is known as दोस्तों external digestion. Such digestion, okay, which occur outside the body, such digestion, K/A means known as external digestion. इसे क्या बोला जाएगा? Such digestion is known as दोस्तों external digestion, जो कि fungi है, external digestion. And now that digested substances are absorbed, okay, and now दोस्तों fungi क्या करते हैं? fungi absorb the digested substances into their body, absorb digested substances, okay, into
देयर बॉडी, वो फिर एब्जॉर्ब कर लेते दोस्तों। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब समझ में आया, इसे कहते हैं दोस्तों एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर हो? अभी क्लियर है ये? पहले डायग्रामेटिकली बोला था, ये थियोरेटिकली है। यस और नो बोलो, यस और नो। ठीक है, कोई बात नहीं अभिषेक, कोई बात नहीं, समझते आता। यस, नाउ व्हाट इज मीन बाय होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो ये एनिमल में होता है, जरा नीट लक्ष्य दें, ये एनिमल में है दोस्तों होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पे क्या होता है दोस्तों, एनिमल हैव डाइजेस्टिव सिस्टम सो दैट दे डू नॉट रिलीज देयर एंजाइम आउटसाइड बॉडी। ओके, क्या होता है दोस्तों, एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एनिमल हैव दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सो जो एनिमल होते हैं दे डू नॉट रिलीज, हम ऐसा है क्या, कोई खाना दिख रहा है, पिज्जा दिख रहा है तो एंजाइम रिलीज करते हैं, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा है क्या? नहीं। क्या है किसी में? ठीक है, कोई भी दिख रहा है अपना फेवरेट फूड, उसके ऊपर एंजाइम डाल दिए, वो डाइजेस्ट हो रहे और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं। एनिमल हैव डाइजेस्टिव सिस्टम सो दे डू नॉट रिलीज digestive enzyme, they do not release digestive enzyme, just wait, this is not, they do not release digestive enzyme outside their body. Okay, enzymes outside their body तो होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, नाउ दैट एंजाइम्स कहां पे रिलीज होते हैं, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दोस्तों ये जो एंजाइम होते हैं, these enzymes released within the digestive tract, means intestine, stomach, वहां पे these enzymes released within digestive tract causes दोस्तों breakdown of complex organic substances. तुम्ही लिहायचं नाही, तुम्ही फक्त ऐकायचे, तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवून देतो. सो दीज एंजाइम रिलीज विदिन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ complex organic substances into simple absorbable form, simple absorbable form. So दोस्तों inside the body of animal such digestion is called as a, कहां पे हो रहा है, these enzyme released within the digestive tract causes breakdown of complex organic substances into simple absorbable form inside the, कैपिटल में लिखता हूं दोस्तों, inside the body of animal, inside the body of animal, and such digestion is known as, such digestion दोस्तों, such digestion is known as internal digestion. उस डाइजेशन को क्या बोला जाता है, इंटरनल डाइजेशन, उस डाइजेशन को बोला जाता है दोस्तों इंटरनल डाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो एनिमल में इंटरनल डाइजेशन है, फंगाई में एक्सटर्नल डाइजेशन। नंबर 1, एनिमल में इंटरनल डाइजेशन होता है और फंगाई में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है दोस्तों, दैट इज द इंटरनल डाइजेशन। नाउ तो फिर होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दैट इज द टेकिंग द फूड इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ओके, दैट इज इन शॉर्ट में लिखूं मैं तो इनटेक ऑफ फूड दोस्तों, इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ, intake of food in the form of दोस्तों, in the form of that is proteins, polysaccharide or that is polysaccharides and lipids ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल दोस्तों, ये हमारे बॉडी के अंदर जाके इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। पर फंगा में क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों, इट इज द इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड और लिपिड। ये यहाँ पे लिखता हूँ, रुक जाओ। दैट इज व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इट इज इनटेक ऑफ फूड, इट इज द इनटेक ऑफ फूड in the form of दोस्तों
क्या है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर बनेंगे अमीनो एसिड्स, क्योंकि बाहर ही डाइजेशन हो रहा है अमीनो एसिड्स दोस्तों। फिर मोनो पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होकर बनेंगे मोनोसेकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड्स। और दोस्तों लिपिड का ब्रेकडाउन होकर बनते हैं एंड फैटी एसिड्स, एंड फैटी एसिड्स। सो ये है दोस्तों हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। दे इन हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ingestion of food occurs by either by दोस्तों that is absorptive mode of nutrition or by that is holozoic mode of nutrition, absorptive mode of nutrition or by holozoic mode of nutrition। I think ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, yes or no बोलो, is that clear? समझते का मौलाना बच्चों, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए अलग नोटबुक बनाओ, जरूर जरूर। समझ में आ रहा है? तो ये दो बेसिक है दोस्त, ये दो बेसिक है, याद रखो ये दो बेसिक है। डाइजेशन के दो टाइप लिखे मैंने, एक्सटर्नल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन। बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, तो लिखा है अभी इतने बार, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं जिसमें भी ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है, इज दैट क्लियर? So it is the process in which, दोस्तों, what is digestion? It is the process in which complex organic substances are दोस्तों are broken down into simple absorbable form, into simple absorbable form, okay, form by living organism, by लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है दोस्तों, इसे कहते हैं डाइजेशन, इसे कहते हैं डाइजेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सपोज दोस्तों ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मान लो दीज आर सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोस्तों, दीज आर सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
these are some complex organic substances and these are complex. कौन से substances है जिन्हें हम बोलते हैं complex organic substances? तो दोस्तों ये जो है इनमें आते हैं पॉलीसेकेराइड, जैसे कि स्टार्च है पॉलीसेकेराइड नंबर 1, जैसे कि दोस्तों स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड. ओके, नंबर 2 पे दोस्तों आएगा प्रोटीन्स, दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नंबर 3 पे आएगा लिपिड, दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और नंबर 4 पे आता है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड उसमें आते हैं डीएनए और आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है. तो इनका कन्वर्जन दोस्तों बाय यूजिंग अ मैकेनिकल प्रोसेस और अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ओके, इसका जो होता है दोस्तों, इसका ब्रेकडाउन होता है, दे अंडरगो डाइजेशन बाय either mechanical means like mastication, by mechanical process. They undergo digestion by mechanical and biochemical process. Biochemical process means with the help of दोस्तों enzymes. Biochemical process means with the help of enzymes, and they are converted into दोस्तों that is simple absorbable form. They are broken down into simple absorbable form. They are broken down into simple absorbable form. That is named as दोस्तों digestion. इसे बोला जाता है डाइजेशन. तो ये क्या है? व्हाट आर दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दोस्तों ये क्या है? दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अभी इनका ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनका साइज भी ज्यादा होता है. नाउ ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद उनका डाइजेशन होता है बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू दैट इज simple absorbable form. They are converted into simple, और जो एब्जॉर्ब हो सके एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये भी एक ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसे कहते हैं डाइजेशन. तो याद रखना कि ये जो पॉलीसेकेराइड हैं उनका ब्रेकडाउन होके बनते हैं दोस्तों मोनोसेकेराइड. ये जो प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन होके बनते हैं अमीनो एसिड्स, और ये जो लिपिड है उनका ब्रेकडाउन होके बनते हैं दोस्तों लिपिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. हमेशा याद रखो दोस्तों. तो ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होके बनेंगे दैट इज मोनोसेकेराइड, और ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड, एंड ग्लूकोज इज एब्जॉर्बेबल शुगर. एग्जांपल एक देता हूं ग्लूकोज, वैसे तो बहुत सारे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, पर ग्लूकोज. प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर दोस्तों बनेंगे अमीनो एसिड्स. इसका मतलब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. लिपिड का ब्रेकडाउन होकर बनते हैं दोस्तों फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. इसका मतलब है कि ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नाम का एक अल्कोहल होता है उससे बनके लिपिड बनते हैं, और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर बनते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स, और फिर उसका भी ब्रेकडाउन होकर बनते हैं दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, एंड फिर बाद में बनते दोस्तों न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स याद रखो, याद रखो. ये चीजें हो रही है डाइजेशन में. दिस इज डाइजेशन. एक्चुअल में क्या कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि जहां जिसे कहा जाता है पॉलीमर. पॉली मींस मेनी, मर मींस पार्ट. पॉलीमर का कन्वर्जन किस में हो रहा है दोस्तों? पॉलीमर का कन्वर्जन हो रहा है मोनोमर में. पॉलीमर का कन्वर्जन हो रहा है मोनोमर में. ये है डाइजेशन. और इट ऑकर बाय बायोकेमिकल मींस बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस और बाय मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसे कहते हैं डाइजेशन. आर यू गेटिंग मी और नॉट? दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. दिस इज एन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. येते लक्षात? यस और नो बोलो, यस और नो. ओके, बायो में एक 2-3 नोटबुक बनेंगे बेटा, सबसे ज्यादा से ज्यादा. ओके, 3 नोटबुक बनेंगे, ठीक है. ओके, बहुत ही बढ़िया. तो ये है डाइजेशन. चलो आगे चलते हैं, ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ताकि ये टॉपिक हमें डिटेल में समझ में आए. ठीक है, ये हो गया डाइजेशन.
नाउ दैट इज स्लाइड नंबर 4। और दोस्तों सिंपल सी बात है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन? टाइप्स ऑफ डाइजेशन, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारे बॉडी में कौन सा टाइप का डाइजेशन है, ये आपको बताना है जब मैं लिखूंगा। टाइप ऑफ डाइजेशन, दो बेसिक टाइप है बेस्ड ऑन देयर साइट। किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन, दोस्तों हमेशा ये टाइप किसके ऊपर बेस्ड है, हमेशा याद रखो, बेस्ड ऑन साइट्स, कि होता कहां पे है, डाइजेशन कहां पे हो रहा है दोस्तों। एक है दैट इज एक्सटर्नल डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल डाइजेशन कहां पे होता है? ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा है दोस्तों इंटरनल डाइजेशन व्हिच ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर ये तो आपने बताया है ना, फिर क्यों बता रहे हैं? सुनो, इंटरनल डाइजेशन, ये जो एक्सटर्नल डाइजेशन है दोस्तों, इट ऑकर्स outside the body, it occurs outside the body of an organism। लिखो मत, सिर्फ फोकस करो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। नाउ इंटरनल डाइजेशन दोस्तों, इसका साइट क्या है? साइट के बारे में बात करें, बेस्ड ऑन द साइट, इट ऑकर्स inside the body of an organism। it occurs inside the body of an organism। ओके, बस हो गए? नहीं। ए एक्सटर्नल डाइजेशन दोस्तों, इट इज कॉमन इन फंगाई। कहां पे है? इट इज सीन इन फंगाई, और इसीलिए फंगाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों। ये इंटरनल डाइजेशन है, इट इज सीन इन किंगडम एनिमलिया, इट इज सीन इन एनिमल्स। और दोस्तों हमेशा याद रखो, ये जो इंटरनल डाइजेशन है इसके भी फिर दो टाइप है। इंटरनल डाइजेशन के दो टाइप है। एक है दोस्तों दैट इज एक्स्ट्रा, कोई मुझे बता सकता है? इंटरनल डाइजेशन के दो टाइप, किसी ने पढ़ा है फाउंडेशन में? व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल डाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है? क्या बात है यार रोहित मटकर, बहुत ही बढ़िया। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, वाह, एक्स्ट्रा सेलुलर मींस आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल, और कुछ एनिमल में दोस्तों इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इट ऑकर इनसाइड द सेल। इसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। नाम में ही काम है दोस्तों। ओके, उर्दू सांगल है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इट ऑकर्स इनसाइड द सेल, दोस्तों इनसाइड द सेल, इसे बोलते हैं दैट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। नाउ आप मुझे बोलो, हम में कौन सा डाइजेशन है? वी ह्यूमन बीइंग हैव व्हिच टाइप ऑफ डाइजेशन? अभी आपके सामने है, चलो बोलो आप हमारे बॉडी के अंदर कौन सा डाइजेशन है? सोचो वेदांश। इज इट नहीं, इंटरनल तो है नो डाउट, एनिमल में इंटरनल है, पर एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, या दोनों है? कौन सा है? मे बी को कोई चांस नहीं है नीट में, मे बी बोथ। नो, हमारे बॉडी का डाइजेशन डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब में होता है हमारे बॉडी का डाइजेशन। ओके, हमारे बॉडी का डाइजेशन दोस्तों एक ट्यूब में होता है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर हो रहा है, सेल के अंदर कोई जा रहा है क्या? नहीं। तो दोस्तों ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका एग्जांपल है इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल, जिनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। और दोस्तों इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ये होता है इन जैसे कि मान लो कि लोअर एनिमल है, लोअर एनिमल में होता है, लोअर एनिमल है। जब किंगडम एनिमलिया की बात आएंगे तो तब ये टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे लिया है दोस्तों। किंगडम एनिमलिया में पूछा जाता है कि अलग अलग किंगडम है, पता ना आपको, अलग अलग फाइलम है। ओके,
पीसीसी पामे हाईकोर्ट, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंड्रा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनिलिडा, ओके, मोलुस्का, इकाडार्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। दोस्तों इसके ऊपर एमसीक्यू है। तो कौन से एनिमल में, कौन से फाइलम में किस टाइप का डाइजेशन आता है? तो जनरली जो लोअर एनिमल है दोस्तों, फॉर एग्जांपल पोरिफेरा एंड ऑल दैट, इनमें पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, इनमें इंटरनल डाइजेशन है। सिलेंड्रेटा में तो दोनों है, इंटरनल एज वेल एज, सॉरी इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर, पर मेनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। आर यू गेटिंग मी? समझे या नहीं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों टाइप ऑफ डाइजेशन। करते हैं टाइप ऑफ डाइजेशन, ओके। बहुत ही बढ़िया वेदांश, बहुत ही बढ़िया। कल का पेपर कैसा था? ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं? यस और नो? ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेस अभी तक के टॉपिक के सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बात करें। अभी बात करते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में क्या है, मैं बताने वाला हूं। यहां पे हम तीन चीजें सीखेंगे, तीन चीजें जो तीनों सब्जेक्ट है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये तीनों का सबका मिक्स करके इस टॉपिक में है दोस्तों। एनाटॉमी भी है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी है और थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री भी है। सो ये क्लियर है टाइप ऑफ डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। वाह, ये याद रखो, जब किंगडम एनिमलिया पढ़ाएंगे तो सब बोलेंगे सर अरे ये चार्ट कितना काम का था, ये टेबल कितने काम का सर था। तो हमें डिटेल में पता चलेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी मेरे दोस्तों, याद रखो कभी। ओके, बायोलॉजी ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। अगर हम टर्म अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बायोलॉजी हो जाएगी दोस्तों। अभी एक टेबल बनाता हूं, और ये टेबल वॉल ऑफ बायोलॉजी बनाए कि नहीं आपने? 3 वॉल बनाने के लिए मैंने बोला था, वॉल ऑफ बायोलॉजी, वॉल ऑफ फिजिक्स और वॉल ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चाहे अपना घर कैसा भी हो दोस्तों, पहले तो उसको अगर बहुत ही अच्छा कलर किया है तो उसको वो कुछ तो भी मिलते हैं ना जिसके ऊपर हम लगा सकते हैं, कपड़ा वगैरह कुछ भी लाओ उसके ऊपर लगाओ और फिर उसके ऊपर ये अपना चिपका दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस रूम में आप इंटर करोगे दोस्तों तो आपको ना बाकी पूरी दुनिया भूल जानी है, और सिर्फ हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो ड्रीम है वो है एम्स। मैं 10 दिन था एम्स में, दिल्ली के। कहाँ गया था? वहां पे गैदरिंग थी पल्स नाम की, वहां पे गया था दोस्तों। ओके, 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 कोई बात। और उस गैदरिंग का नाम होता है दोस्तों पल्स। हर साल अक्टूबर महीने में होता है वो पल्स। और वहां का स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर क्या रहता है पता है आपको? एम्स के गैदरिंग का हमारे टाइटल स्पॉन्सर था पेप्सी। हमारे वक्त एम्स के गैदरिंग का मेन टाइटल स्पॉन्सर था पेप्सी। और दोस्तों उसमें परफॉर्म करने आए थे सोनू निगम। कौन आए थे? सोनू निगम परफॉर्म करने लाइव। तब मैंने सोनू निगम को सुना। और वहां पे एंकरिंग करने आते हैं दोस्तों वो जो एमटीवी रोडीज के होते हैं ना, कौन कौन से आपको पता होगा? एमटीवी रोडीज के एंकर होते हैं, वो टकला कौन है, क्या नाम है उसका? पता होगा आपको क्या नाम है उसका? निखिल। और जो भी है अभी, रघु, रघु रघु, वो रणविजय, रघु, वो लोग आए थे। वो खतरों के खिलाड़ी, वो लोग आते हैं। एम्स बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर आप, हम 10 दिन के लिए गए थे तो हमें इतना अच्छा लग रहा था, अगर आपका वो कॉलेज बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा। और ये चांस है आपके पास। बात करते हैं दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, और शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा है डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या आता है दोस्तों? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इसके कंपोनेंट क्या है दोस्तों?
द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज क्लासिफाइड और इट इज ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट। इसके दो बेसिक पार्ट है दोस्तों, एक ट्यूब है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। याद रखो एक ट्यूब है दोस्तों, मान लो ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाता हूं। डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर देखेंगे तो एक होता है दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल और फिर है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक क्या है दोस्तों, एक है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, और फिर होता है दोस्तों दैट इज इसके साथ कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। ये भी जूस सेंटर लिख के दूंगा आपको, ये भी जूस सेंटर। 5 जूस है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो रिलीज होते हैं। सलाइवा नंबर 1, बाइल नंबर 2, गैस्ट्रिक जूस नंबर 3, इंटेस्टाइनल जूस नंबर 4 और पैनक्रियाटिक जूस नंबर 5। ये भी जूस सेंटर का एक टेबल है और उस जूस का पीएच पूछा जाता है, उस जूस के कंटेंट पूछे जाते हैं और वो उसे कौन रिलीज करता है ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मान लो एक सिंपल सी बात है, मान लो कि दोस्तों सपोज ये हमारी बॉडी है, ओके ये है हम, ओके ये है हम, और दोस्तों ये है हमारी कार, नहीं ये है हमारी बॉडी, ये है हमारी बॉडी, ये है हम, ये है हमारी बॉडी और हम कर रहे हैं डाइजेशन का प्रैक्टिस। हम क्या कर रहे हैं, हम समझ के ले रहे हैं कि डाइजेशन क्या है। हम क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम समझ के ले रहे हैं कि डाइजेशन क्या है। तो ये है दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या है ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसे कहते हैं दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल। स्टार्ट विद द माउथ, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों इट स्टार्ट विद माउथ। कहां से शुरू हुआ ये एलिमेंट्री कैनाल, इट स्टार्ट विद द माउथ। और कहां से, ये है दोस्तों माउथ। एंटीरियर जो एंड है, जो एंटीरियर एंड है ये है दोस्तों माउथ, और जो पोस्टीरियर एंड है जहां पे एक ओपनिंग है उसे कहते हैं एनस। ये एक बॉडी कैविटी है दोस्तों और इसके अंदर एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब, इसे कहते हैं ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। ये हमारी बॉडी एक ट्यूब है और उसके अंदर एक ट्यूब है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, जिसका नाम है दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बात कर सकते, हाँ। तो फिर इस एलिमेंट्री कैनाल में फिर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है दोस्तों, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है दोस्तों जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। दिस इज वन, दिस इज वन और दिस इज वन, ऐसे 3 टाइप के ग्लैंड है दोस्तों। ये हो गए सलाइवरी ग्लैंड, ये हो गए सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा सिक्रेट करते हैं बकल कैविटी, ओके आउटसाइड द बकल कैविटी है, मैं लोकेशन बता दूंगा। ये सलाइवरी ग्लैंड दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है राइट साइड में बॉडी के, जिसका नाम है दोस्तों लिवर। जिसका नाम क्या होता है, लिवर। इसमें 2 लोब होते हैं, यह है लिवर और लिवर पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है दोस्तों गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ओके गॉल ब्लैडर। और इस सपोज मान लो ये है राइट साइड और इस लेफ्ट साइड पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों पैनक्रियाज। वाओ, लेफ्ट साइड पे होती है पैनक्रियाज। आपको स्टीव जॉब पता है, स्टीव जॉब पता है कि नहीं, फाउंडर ऑफ एप्पल, जिसने पूरे दुनिया को बदल दिया दोस्तों, ओके तो दोस्तों ये है पैनक्रियाज। कौन सी ग्लैंड है, पैनक्रियाज। और ये लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। क्या है एसोसिएटेड ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड। ये है दोस्तों एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। दीज आर द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेशन हो रहा है नो डाउट इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। यहाँ पे इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, नो डाउट डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और दोस्तों दीज ग्लैंड आर सीक्रेटिंग देयर जूस इनटू दैट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनटू दैट ट्यूब, इसलिए वो डाइजेशन पॉसिबल है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट है,
एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम। आपके सामने कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना? स्टीव जॉब जो है, स्टीव जॉब दोस्तों, उनको ना पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, पैनक्रिया का कैंसर। वो बहुत ही रेयर कैंसर है और बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस उनको बचा नहीं पाई दोस्तों, और इतना अच्छा काम करके वो चले गए। तो इसके पार्ट कौन से व्हाट आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? चलो बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स क्या आते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। ओके, कितने बजे हैं? टाइम है अपने पास? टाइम है या नहीं? टाइम है या नहीं? ओके, वेळ नाही ना, 9:45 झाले ना. ओके, वेळ नाही आहे, 10 वाजेपर्यंत घेऊ. पावणे 10 ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय येतं जरा लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये येतं माउथ एक 5 मिनिटामध्ये लिहून देतो, फास्ट लक्षात ठेवा, आणि उद्याच्याला एक्सप्लेन करू. ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको समझ में आएगा इसमें क्या आता है दोस्तों. इसमें 2 पॉइंट है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल में दोस्तों क्या क्या पार्ट आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है नंबर 1. एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत होता है दोस्तों माउथ से. इससे शुरुआत होता है माउथ से. माउथ के बाद आता है ओरल कैविटी और बकल कैविटी, बोथ आर सेम. ओरल कैविटी और बकल कैविटी बोथ आर सेम. फिर बाद इसके बाद दोस्तों आता है फैरिंग्स, इसके बाद आता है फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस. ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए. फैरिंग्स के बाद आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है दोस्तों स्टमक. स्टमक के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, मैं बात करूंगा. फिर आएगा दोस्तों दैट इज स्टमक के 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज दोस्तों याद रखो फंडस, फंडस एच, फंडस, कार्डिया. ईसोफेगस ओपन इनटू दिस कार्डियक पार्ट दोस्तों. फिर होता है बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी, और फिर होता है दोस्तों दैट इज पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक. स्टमक के बाद क्या आता है? सबको पता है. स्टमक के बाद आता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. याद रखो कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है. इसमें 3 पार्ट आते हैं, वो होते हैं दोस्तों डीजेआई. डीजेआई मीन्स याद रखो डिओडेनम, डिओडेनम, जजुनम, जजुनम एंड इलियम. इलियम 2 होते हैं, ये ई वाला इलियम है, डिओडेनम, जजुनम, इलियम. फिर इसके बाद दोस्तों जो लास्ट पार्ट है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन. क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन. और इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इसमें 3 पार्ट होते हैं दोस्तों. लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली एक होगा सीकम, एक होता है सीकम, फिर होता है दोस्तों कोलोन, कोलोन, और फिर होता है रेक्टम, रेक्टम. ये क्या आता है हम डिटेल में बात करेंगे. और फिर सबसे लास्ट आता है दोस्तों एनस. ये ओपनिंग है, क्या आएगा? एनस. इस कोलोन के 4 पार्ट है, थ्योरी में 3, डायग्राम में 4. डायग्राम देखो, कोलोन के 4 पार्ट है दोस्तों. एक होगा दैट इज असेंडिंग कोलोन, जो राइट साइड पे होता है और ऊपर जाता है, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन. ये ऐसा होता है असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सॉरी ये ऐसा होता है कोलोन दोस्तों, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे ऐसा यस शेप्ड सिग्मोइड कोलोन, और फिर जाता है दोस्तों रेक्टम. कुछ इस तरह का है ये सिग्मोइड कोलोन, और ये रेक्टम, और ये एनस. याद रखो ये होगा दोस्तों दैट इज असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन. कोलोन के 4 पार्ट. फिर दूसरा होता है ये होगा असेंडिंग कोलोन, एसी. फिर टीसी, ट्रांसवर्स कोलोन. लार्ज इंटेस्टाइन में एक कोलोन नाम का पार्ट है, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन. फिर ये लेफ्ट साइड पे होता है डीसी, डिसेंडिंग कोलोन. दिख रहा है क्या डायग्राम में? डिसेंडिंग कोलोन. फिर उसके बाद है दोस्तों दैट इज सिग्मोइड कोलोन. यस शेप्ड है इसलिए उसका नाम है
सिग्मोइड कोलॉन, क्या नाम है, सिग्मोइड कोलॉन। और उसके बाद ये है दोस्तों यस सी सिग्मोइड कोलॉन, ये आता है रेक्टम, ये आएगा रेक्टम, और ये आता है दोस्तों एनस। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। नाउ व्हाट आर द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके बारे में लिखता हूं दोस्तों। एक होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, which secrete the saliva, salivary gland। और salivary gland में दोस्तों 3 टाइप होते हैं, that is number one that is the parotid gland, और largest salivary gland है चिक पे ऊपर होती है, parotid gland कहाँ पे होते हैं, located on चिक। दूसरा दोस्तों that is submaxillary gland, submaxillary या फिर उसे कहते हैं submaxillary, और दोस्तों submandibular, below the lower jaw होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ऑल द ग्लैंड्स आर लोकेटेड दोस्तों, ऑल द ग्लैंड्स आर लोकेटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। और फिर है सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल म्हणजे टंग, उसी तो शब्द है लिंगुअल लैंग्वेज, सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, सब मींस बिलो, बिलो द ग्लैंड, ये स्मॉल बिलो द टंग। तो दोस्तों ये है बिलो द टंग, टंग के नीचे है सब लिंगुअल ग्लैंड, याद रखो। बिलो द लोअर जॉ मींस मैंडिबल, ये बोन है, ओनली मूवेबल बोन ऑफ आवर बॉडी, सॉरी हेड, एक ही मूवेबल बोन है स्कल का, एमसीक्यू मैंडिबल। सो बिलो दी दोस्तों, बिलो दी लोअर जॉ, कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और दोस्तों ये पैरोटिड ग्लैंड ऑन द चीक, चीक के ऊपर होते हैं, चीक, ये तो लक्षात ठेवा। ये जो ट्रैगस है ना, ट्रैगस उसके नीचे यहाँ पे गालफुगी आली तुम्हाला कधी लहानपणी, गालफुगी, उस वो जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉल्ड एज पैरोटिडाइटिस कॉज्ड बाय वायरस मम्स, वो भी एक वायरल डिसऑर्डर है, सिलेबस में आगे चल के। मम्स, पैरोटिडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, और फिर उसके स्वेलिंग होती है। तो दोस्तों ये 3 सलाइवरी ग्लैंड है, देख रहे हैं नहीं, ये 3 है सलाइवरी ग्लैंड दोस्तों। फिर बात करेंगे लीवर के बारे में, लीवर ये भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है। और लास्ट पे बात करेंगे दोस्तों पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लिखो कहीं तो भी। सो दीज आर द 3 associated glands, salivary glands and pancreatic pancreas. Salivary gland release the saliva in buccal cavity, liver release the bile juice release करता है liver, और पैनक्रिया रिलीज द पैनक्रियाटिक जूस, और उस जूस की मदद से दोस्तों एब्जॉर्ब डाइजेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज या फिर यलाई लिखते हैं इसे, यलाई मींस लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा ऐसा सिक्कम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ गया, इसे कहते हैं सिक्कम, या भी होगा लार्ज इंटेस्टाइन। कंप्लीट, समझे या नहीं, समझ में आ रहा दोस्तों? तो इसी के बारे में पढ़ना है, ये है टॉपिक, ये है टॉपिक, समझे या नहीं, यस और नो, ओके, समझते का, यस और नो दोस्तों, समझ में आ रहा है? बायोचा पहिलाच टॉपिक चालू, तो रुकते हैं आज के लिए, एक गोष्ट सांगतो लक्षात, ओके, आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, समझते, एक गोष्ट सांगतो जरा लक्षात। तुम्ही कधी रेडिओ ऐकलाय का? रेडिओ, रेडिओ सबने सुना होगा, रेडिओ, रेडिओ सबने सुना होगा दोस्तों, पता है या नहीं, यस और नो, प्रत्येकाने रेडिओ ऐकला असणार, ऐकलंय ना? तो जब हम रेडियो सुनते हैं दोस्तों, मैं ये इसका रेडियो नहीं बोल रहा हूँ, एफएम रेडियो नहीं, मैं वो ओरिजिनल रेडियो होता है जो फिलिप्स का या फिर किसी का भी मिलता है वो रेडियो। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें गाना सुनना है अच्छा, तो हम जो चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, बरोबर आहे ना? त्याची फ्रीक्वेन्सीची ट्यूनिंग आपण जमते का नाही, ट्यून करतो फ्रीक्वेन्सी, आणि थोडं जरी खरखर असलं तरी लगेच आपण चॅनल बदलतो आणि दुसरं लावतो, थोडं जरी खरखर असलं चॅनल बदलतो दुसरं लावतो, बरोबर आहे का? आणि जिथं साफ सुथरा आवाज यायला लागला, जिथं आपण एंजॉय करायला लागलो मस्त पैकी, बहुत अच्छा गाना लगा है और हम सब एंजॉय कर, सब रुक जा वहीं पे रुक जा,
लक्षात, और फिर हम वो गाना अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। यस और नो? तो ये रेडियो की बात है दोस्तों। रेडियो में हम क्या करते हैं, रेडियो के साथ और जो फ्रीक्वेंसीज उस गाने जो हमें चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी हम मैच करके, और अगर थोड़ा भी खरखर है तो हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा भी खरखर है तो हम चेंज कर लेते हैं, और जहां पे अच्छा है, जहां पे हम एंजॉय करते हैं, वहां पे हम रोकते हैं, और वो गाना हम पूरा सुनते हैं, वो पूरा जो कार्यक्रम भी है वो भी सुनते हैं। यस और नो? एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? यस और नो? ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। दोस्तों लाइफ भी कुछ वैसी है, पर यहाँ पे रेडियो जैसा करना नहीं है। शुरू में अपनी जो फ्रीक्वेंसी है हम मैच करने लगेंगे इस नीट के सिलेबस के साथ, और बहुत थोड़ी खरखर नहीं, बहुत ज्यादा खरखर होने वाली है, बहुत ज्यादा खरखर होने वाली है दोस्तों, ठीक है? पर धीरे 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 स्लोली स्लोली अगर आप मैच करोगे, थोड़ा सा एंटीना वगैरह बढ़ाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, हमेशा याद रखो, आपको अडेप्ट होना होगा। और शुरू में मजा भी नहीं आएगा, मींस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं हम, तो दोस्तों शायद थोड़ा खरखर नहीं तो ज्यादा खरखर लगेगा कि अरे इतना सारा हार्ड वर्क, आपको पता नहीं लोग कितना मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने खुद की है दोस्तों, खुद की है, और मैं अभी भी 13 घंटे काम करता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी जिस काम में मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, वही काम करो, आगे जाके लाइफ में आपको खूब फायदा होने वाला है। अगर और जिस काम में अभी सजा जैसा लग रहा है कि हार्ड, इतने सारे लेक्चर करना, इतना सारा पढ़ाई करना, सब एंजॉय बंद करना, सब सैक्रिफाइस करना। ओके, मेसी, लियोनेल मेसी, पता है ना आपको, मेसी बोलता है कि मैं सक्सेस इसलिए हूं क्योंकि मैं वो छोटे मोटे पार्टी और जो इवेंट होते थे, मेरे दोस्त वहां पे जाते थे, मैंने वो उसको सैक्रिफाइस कर दिया, मैं नहीं जाता था, इसलिए मैं सक्सेसफुल पर्सन। मेसी दुनिया का सबसे नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर है अभी का, आई थिंक अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। ओके, और उसका टीम है, कौन सा है, चेल्सी, बराबर है ना? तो मेसी कहता है की मैंने सॅक्रिफाईस किया, ज्या कामामध्ये सदा सजासारखं वाटायला लागले, मराठी भाषेत सांग, ज्या कामामध्ये सध्या सजा भेटल्यासारखं वाटायला लागले, अडकून पडलोय, काय आणि कसं होईल, ते काम करत राहा, हळूहळू हळू मजा येईल आणि आयुष्य मजेदार होईल। आणि ज्या कामामध्ये आता मजा आहे, युट्यूबवरचे व्हिडिओ बघणं, ही वेब सिरीज बघणं, ती वेब सिरीज बघणं, आलं लक्षात, रिलॅक्स बसणं, आयपीएल तर गेलंय समजा, पण आयपीएल बघणं, ओके, इकडं तिकडं मस्त मुलांना गप्पा मारणं, चॅटिंग वगैरे करणं, ह्याच्यामध्ये खूप मजा येईल तुम्हाला, खूप 2-2, 3-3 तास बोर होणार नाही, पण आयुष्यभरासाठी सजा होईल। मुलांना टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जे महान व्यक्ती त्यांनी तुमच्याच वयामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली, सचिन तेंडुलकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, किती लोकांचे नाव घेऊ, किती लोकांचे नाव घेऊ, MS धोनीचं तुम्ही मूवी पण बघितलं असताना, लहानपणापासून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली त्या माणसाने, की क्रिकेटला वाहून घेतलं स्वतःला, आणि तो आज जागतिक लेवलचा प्लेयर झाला। कितीतरी लोक आहेत, लक्षात घ्या, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपण तर एक छोटीस गोष्ट अचीव करायचा प्रयत्न करतोय, पुढे आयुष्यात खूप मोठं अचीव करतात, तर सजा जरी भेटत असेल, खरखर जरी वाटत असेल सुरुवातीला, तरी पण तिथंच ट्विन राहा, तिथंच तुमची फ्रिक्वेन्सी मॅच करा, हळूहळू नक्कीच तुमची आणि ह्या नीटची फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल। आणि ये फ्रिक्वेन्सी फिजिक्स का एक लॉ है दोस्तों, रेजोनेंस ऑकर व्हेन टू फ्रीक्वेंसी मैचेस। रेजोनेंस होता है दोस्तों जब 2 फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, हमेशा याद रखो। और आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी के लिए, खुद को उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके आओ, और कैसे लेके आएंगे, बाय योर थॉट्स, बाय योर थिंकिंग। सोचने के, सोचो कि आप MBBS बनने के बाद, एम्स में जाने के बाद आपके सराउंडिंग का माहौल कैसा बनेगा, है ना? ये सोचो दोस्तों, और इमेजिन करो खुद को उस एप्रन में, उस स्टेथो में, उस मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर हॉल में, प्रैक्टिकल हॉल में, उस डिसेक्शन हॉल में खुद को इमेजिन करो, और फिर महसूस करो कि कैसा लगेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो भी हम बनते हैं ना, वो पहले हम सोचते हैं और फिर हम बनते हैं, ठीक है? तो वो उस तरह का सोचो, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वो फ्रीक्वेंसी का याद रखो, ठीक है? चेंज करने की कोशिश मत करो शुरू में ही, जमत नाही जमत नाही जमत नाही मग सोडून दिलं, जमत नाही जमत नाही जमत नाही सोडून दिलं, हळूहळू मॅच होईल, हळूहळू ह्या हार्डवर्क सोबत तुमची फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल। थँक्यू सो मच, ठीक आहे? कसं वाटलं लेक्चर?
सांगा तुम्ही. स्पीड ओके, स्पीड ओके, ओके, स्पीड ओके का सांगा. हा, आता आणखी एक महत्वाचं मुलांनो की ते जे डिजिटल बोर्ड आहे तो तुम्हाला चांगला वाटतं का हा बढिया आहे? कोणता चांगला आहे? हा जो आहे तो बढिया आहे का डिजिटल बोर्ड आहे? मी बघतोय त्या डिजिटल बोर्ड बद्दल पण इन्क्वायरी केली, सगळं झालंय. फक्त एक मला पाहिजे की त्यांनी खरंच एवढा फरक पडतो का? जर असेल तर आपण घेऊया. म्हणजे माझ्या मित्राचे पण इथं खूप डिजिटल बोर्ड आहेत, आपण कुठं पण तसं करू शकतो. का हा बढिया आहे एकदम, का तो बढिया? तुमचं काय म्हणणं आहे? मला तुमची राय पाहिजे. ठीक आहे, डिजिटल बोर्ड का हा चांगला वाटतंय? ओके, दिस इज द बेस्ट. ओके, हा बढिया आहे ना, हेच मस्त आहे. बर, हाच राहू दे. ठीक आहे, डिजिटल तुम्हाला बडा वाटतं. बर, बोर्ड इंपॉर्टेंट है का टीचर? डिजिटल बोर्ड इंपॉर्टेंट है का टीचर? विद दिस बोर्ड आपको क्या लगता है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डिजिटल बोर्ड जस्ट इनहांस योर राइटिंग स्किल. वो सिर्फ राइटिंग स्किल इनहांस कर सकता है. ओके, ये आपको जो ऐसा ब्लैक दिख रहा है तो थोड़ा क्लियर ब्लैक दिखेगा, ये ब्लू दिखेगा प्रॉपरली. ओके, आपको क्या लगता है क्या मैटर करता है? और डिजिटल बोर्ड आपकी पढ़ाई में मैटर करता है या फिर टीचिंग मैटर करती है? आपको क्या लगता है? ओके, तो आपको अगर दिक्कत है मुझे बोल दो. ये एनिमेशन वगैरह बेटा ये कुछ दिन के लिए होते हैं. ओके, बेसिकली टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमेशा. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट बुक्स. इसके ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन है. और एनिमेशन ये कुछ दिन के लिए है, आप भी बाद में बोर हो जाओगे. ये मेरा ये है. मैं ऐसा नहीं कि मैं एनिमेशन की बात में मुझे उसे कम दिखाना है, नहीं. पर हर एक लाइन का अगर मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आके आप उसे रिटेन कर पा रहे हो और इजीली रिकॉल कर पा रहे हो दोस्तों, तो ये इसके ऊपर फोकस करना है. ये बुक है आपको जो आपको एमबीबीएस तक लेके जाएगा. इसका नाम है एनसीईआरटी. इसका नाम है एनसीईआरटी, याद रखो. ये बुक है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रिसोर्स है पढ़ाई का, एनसीईआरटी. ठीक है, तो क्या करें, ले या ये बोर्ड रखे या फिर डिजिटल? क्या है, आपको क्या लगता है? यही अच्छा है. ओके, ओके, व्हाइट बोर्ड इज गुड. ओके, ठीक है, बस व्हाइट इज बेस्ट. ओके, ठीक है, दिस बोर्ड इज बेटर. हाँ चांगला है. ओके, डन. कल मिलते हैं, कल नहीं मिलते हैं 1:15 बजे. विद दोस्तों आज बात करेंगे दैट इज मलेरिया के बारे में. इतना लोग बोलते हैं ओके, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लव 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 लवेरिया हुआ. तो बात करेंगे मलेरिया की. मलेरियल पैरासाइट, बहुत लोगों को लगता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो. गलत. मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम. तो उसके बारे में बात करेंगे आज. आ जाओ 1:15 बजे. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. चलो चलो मुलांनो, ठीक आहे. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. तुमचे जेवढे काही फ्रेंड्स आहेत त्यांना सांगा 1:15चं लेक्चर पण अटेंड करायला आणि हे पण लेक्चर अटेंड करायला. एवढं तुफान वेन आपण करूया, एकदम जबरदस्त प्रॅक्टिस आणि मेंटल शिफ्ट करून घ्या. आणि आज जे सांगितलं फ्रिक्वेन्सीला मॅच करा, विचारांची फ्रिक्वेन्सी तिथपर्यंत घेऊन या. ठीक आहे, सकाळ दुपार संध्याकाळ जसं 3 टाइम टॅबलेट घेतो किंवा जेवण करतो तसं 3 टाइम आठवायचंय. की इमॅजिन करायचं एमबीबीएस झाल्याच्या नंतर काय माहोल असणार आहे आणि तुम्ही होणारच. मी तसंच इमॅजिन करायचं, मी झालो लक्षात. आणि चांगल्याच गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये जायचं. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. भेटूया 1:15 वाजता. बाय, टेक केअर. पडते राहू. लगेच ह्या क्लास नोट्स पाठवतो, लगेच लिहून घ्या
आणि एकदा वाचा. आणि मला एमसीक्यू ऑफ द डे बनवत राहा, पाठवत राहा. एकदा म्हणलं की त्या दिवशी पाठवले, रोज पाठवायचे. एमसीक्यू ऑफ द डे पाठवत राहा, हाताने लिहून नाही तर त्या एखादा ऍप मिळतं त्याच्यावर पाठवा, एखादा ऍप मिळतं त्याच्यावर पाठवा, ते लिहायचं. ओके, तिथं मग ते चांगले लक्षात राहतात. मग एखाद्या वेळेस स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर कळत नाही मला. बऱ्याच लोकांचं मी करेक्शन करून दिलं. ठीक आहे, पाठवत राहा, करेक्शन होत राहते. थँक्यू सो मच.